Welcome back in another lecture of Polity. For latest update, you can follow us on Arora IAS Telegram channel on our website, that is www.aroraias.com. To join PGP batch, you can contact on these numbers. और इन बुक्स को परचेज करने के लिए आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पहले हमने पॉलिटी के जो 8 चैप्टर थे डीपीएसपी तक उनको कवर कर लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A में ऐड की गई थी एंड कंटेनिंग आर्टिकल 51A। पार्ट 4 जो है उसमें डीपीएसपी आती हैं और पार्ट 4A में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं सिटीजन्स की वो कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल हैं, कि अगर किसी सिटीजन्स को राइट्स मिले हैं तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने राइट्स को अच्छे से यूज करे। नेक्स्ट है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओनली द फंडामेंटल राइट्स नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज। जिस टाइम संविधान में हमारा बनाया गया था उस टाइम पे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड नहीं किया गया था क्योंकि उनको इसकी नेसेसिटी महसूस नहीं हुई थी। और फंडामेंटल ड्यूटीज को यूएसएसआर से इंस्पायर होके लिया गया था। अदर मेजर डेमोक्रेसीज डू नॉट लिस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस। बाकी और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जैसे कि जर्मनी, यूएसए, तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड नहीं कर रखा था एक्सेप्ट जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया एंड जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिनमें सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था और उसके बाद 2002 में 86th अमेंडमेंट से एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। आगे देखते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। 1976 में जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी सेटअप की टू रिकमेंड अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए या फिर नहीं। तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि आपको जो है फंडामेंटल ड्यूटी पे एक पूरा चैप्टर अलग से ऐड करना चाहिए, दैट इज इंक्लूजन ऑफ द सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। और इस कमेटी की कौन कौन सी जो रिकमेंडेशन थी उनको एक्सेप्ट किया गया। बट फर्स्ट इज पार्ट 4A जिसके तहत आर्टिकल 51A को ऐड किया गया और इस कमेटी के द्वारा जो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को सजेस्ट किया गया था, मोस्ट ऑफ विच वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द 42nd अमेंडमेंट 1976। और इन 8 फंडामेंटल ड्यूटीज में से काफी सारी ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और इन रिकमेंडेशंस में से कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन थी जो नहीं मानी गई थी। फर्स्ट थी कि पेनल्टी एंड पनिशमेंट फॉर नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, कि अगर कोई सिटीजन जो है, अगर कोई पर्सन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पेनल्टी या फिर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, दीज लॉज कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर एब्रिजिंग फंडामेंटल राइट्स और इन्फ्रिंजिंग ऑन अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कि इस पहले वाले को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी लॉज बनाए जाएंगे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और थर्ड उन्होंने क्या बोला था कि ड्यूटी टू पे टैक्स जो है उसको भी फंडामेंटल ड्यूटी ही बनाया जाए, बट इसको भी जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना था। नेक्स्ट आती है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन कौन सी ड्यूटीज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं। फर्स्ट है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट की जाए, उसकी इंस्टीट्यूशंस की, नेशनल फ्लैग की एंड नेशनल एंथम की जो है वो रिस्पेक्ट की जाए। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उन नोबल आइडियल्स को जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए जो हमें नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम के लिए इंस्पायर करते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सोवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटेग्रिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको अपहोल्ड करना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो,
कि जिस टाइम भी आपके देश को आपकी जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम आपको नेशनल सर्विस के लिए मौजूद रहना पड़ेगा। कि अगर गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपको कंट्री को डिफेंड करने के लिए आर्मी में जाना पड़ेगा तो आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, कि सबके साथ जो है वो भाईचारा बना के रखें अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, बेशक वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी और लैंग्वेज के हो। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, ये कंट्री का जो अलग अलग कल्चर है उसको वैल्यू की जाए, उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जो साइंटिफिक टेम्पर को है उसको डेवलप किया जाए, ह्यूमैनिज्म को डेवलप किया जाए। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफगार्ड किया जाए ताकि कोई भी किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती छीन ना सके। टू स्ट्राइक towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। इसमें क्या बोला गया है कि आपको जो है ऐसे काम करने चाहिए कि जो आपका नेशन है वो राइज करे दिन प्रतिदिन, आपकी जो आपका नेशन है वो कॉन्स्टेंटली जो है हायर लेवल की तरफ राइज करता रहे। नेक्स्ट इसमें क्या ऐड किया गया, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और इस फंडामेंटल ड्यूटी को 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहला फीचर है सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज व्हाइल अदर आर सिविक ड्यूटीज, कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनमें से कुछ ड्यूटीज जो है वो मॉरल ड्यूटीज हैं और बाकी जो हैं वो सिविक्स ड्यूटी हैं। दे रेफर टू सच वैल्यूज, ये ड्यूटीज जो हैं वो उन वैल्यूज को रेफर करती हैं विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन एंड प्रैक्टिस। जो इंडिया का ट्रेडिशन था पहले, जो उसका पार्ट है माइथोलॉजी, रिलीजन एंड प्रैक्टिस। confined to citizens only and do not extend to foreigners, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिर्फ सिटीजन्स को ही दी जाती हैं, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं होती। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी कि इनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कि अगर आपके कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा तो उसको इन्फोर्स करवाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या कहा गया कि जो लिस्ट है ड्यूटीज की वो नॉट एग्जॉस्टिव है, एज इट डज नॉट कवर अदर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज लाइक कास्टिंग ऑफ वोट, वोट कैसे दी जाए, यानी कि वोट देना जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है, टैक्स देना फंडामेंटल ड्यूटी है, एंड फैमिली प्लानिंग को भी फंडामेंटल ड्यूटी बनाना चाहिए था। सम ऑफ द ड्यूटीज आर वेग एंड एम्बिगस एंड डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन। उन्होंने क्या कहा कि इनमें से कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जिनको जो है वो कॉमन मैन अंडरस्टूड नहीं कर सकता, उसके वो समझ में नहीं आ रही हैं, जैसे कि नोबल आइडियल, कॉम्पोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि जो इन वर्ड्स के जो मतलब है वो एक से ज्यादा निकल रहे हैं, तो उस चीज को जो है वो कॉमन पर्सन जो है आम आदमी नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट इज कि ये नॉन जस्टिशिएबल बनाया गया है, यानी कि क्रिटिक्स का कहना था कि इसको आपको जस्टिशिएबल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको नॉन जस्टिशिएबल बना के रखोगे तो जरूरी नहीं है कि हर पर्सन जो है वो अपनी ड्यूटीज को फॉलो करेगा। अननेसेसरी इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अननेसेसरी ही इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है, बिकॉज जो सिटीजन थे वो ऑलरेडी ही इन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो कर रहे थे जिस टाइम पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं की गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको डीपीएसपी के बाद नहीं ऐड करना चाहिए था, आपको जो इन ड्यूटीज को पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बाद ऐड करना चाहिए था। और डीपीएसपी के बाद ऐड करने के कारण जो इनकी वैल्यू है और इनका सिग्निफिकेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। सिग्निफिकेंस में पहला पॉइंट है सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन, ये सिटीजन्स को एज अ रिमाइंडर सर्व करती है जिस टाइम वो अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं कि दे शुड ऑल्सो बी कॉन्शियस ऑफ द ड्यूटीज
they owe to their country, their society and their fellow citizens. कि इसमें क्या बोला गया है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सिटीजन्स को एज अ रिमाइंडर सर्व करती हैं, उनको बताती हैं कि जिस टाइम वो अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ ड्यूटीज हैं अपनी कंट्री के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति और अपने फेलो सिटीजन्स के प्रति. नेक्स्ट आता है, ये वार्निंग है अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज, कि अगर कोई एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज करेगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसके लिए एज अ वार्निंग काम करेंगी. नेक्स्ट आता है, सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन्स एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिटीजन्स के लिए इंस्पिरेशन की तरह काम करती हैं और डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट जो है उसको प्रमोट करती हैं. रिमाइंड सिटीजन्स ऑफ द नेसेसिटी इन अचीविंग नेशनल गोल्स, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो सिटीजन्स को और क्या बताती हैं कि नेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो उनकी जो बहुत ज्यादा जरूरत है. और क्या करती हैं ये, हेल्प कोर्ट इन एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज, अगर किसी लॉ की आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करनी है तो ये उसमें भी कोर्ट की हेल्प करती हैं. नेक्स्ट आता है वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन. वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज. इस कमेटी ने क्या कहा कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हमें लीगल प्रोविजंस को लाना पड़ेगा. और कौन कौन सी मेंशन की गई लीगल प्रोविजंस, फर्स्ट थी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर एक्ट. इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि आपको जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल फ्लैग की एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है. इस एक्ट के तहत आप अगर उसकी डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है. नेक्स्ट इज क्रिमिनल लॉ इन force provide for punishment for encouraging enmity between different section of the people on ground of language, race, place of birth and religion, कि अगर आप किसी दो सेक्शंस में इन बेसिस पे यानी कि लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रिलीजन के बेसिस पे दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करोगे, उनको लड़ाओगे, तो उस चीज के लिए क्रिमिनल लॉज बनाए गए थे ताकि आपको उस चीज के लिए पनिशमेंट दी जा सके. नेक्स्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, जिसके तहत अगर आप रिलीजन या फिर कास्ट के बेसिस पे कोई ऑफेंस करोगे तो आपको इसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी. नेक्स्ट इज इंडियन पीनल कोड. नेक्स्ट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967. सिक्स्थ है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, प्रोवाइड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, कि अगर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स कुछ करप्ट काम करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो उन पे ये वाला एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. उसके आगे है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980. इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर था ये खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये चैप्टर आपकी पॉलिटी की बुक में 10th चैप्टर है. इसमें क्या कहा गया था कि लाइक एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो प्रोवाइड फॉर इट्स अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन एंड नीड्स, कि बाकी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो अमेंडमेंट की प्रोविजन दे रखी थी सो दैट वो टाइम के साथ जो है वो अपने आप को एडजस्ट करता रहे, कि जैसे जैसे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उस चीज को हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकें. बिकॉज उस टाइम में और अभी के टाइम में बहुत ज्यादा फर्क है. अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजंस ना रखते तो हमारा देश जो है वो डेवलप ही नहीं कर पाता. तो आर्टिकल 368 के अंदर क्या दे रखा है, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, कि जो पार्लियामेंट है वो कैसे जो है अमेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को. फर्स्ट में क्या दे रखा है कि पार्लियामेंट कैन ऐड, चेंज और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर, यानी कि जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है वो कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकता है, चेंज कर सकता है या फिर उसे रिपील कर सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशव नंदा भारती केस में ये कहा कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकता है बट cannot amend the basic structure of the constitution,
यानी कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ फॉर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस टाइम अमेंडमेंट के लिए बिल पेश किया जाएगा तो उसे जो इनिशिएट करेगा वो लोकसभा या फिर राज्यसभा में से कोई भी एक हाउस कर सकता है। फॉर एन अमेंडमेंट द बिल नीड्स टू बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और वो जो बिल है उसको स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकता। और बिल को इनिशिएट करने के लिए हमें प्रेसिडेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इस बिल को कोई भी प्राइवेट मेंबर, कोई भी मिनिस्टर जो है वो इनिशिएट कर सकता है। प्राइवेट मेंबर यानी कि जो मिनिस्ट्री में नहीं होंगे, जो मिनिस्टर्स नहीं होंगे, एंड शुड पास इन ईच हाउस विद द स्पेशल मेजॉरिटी। और ये जो बिल होगा वो दोनों हाउसेज में अलग अलग पास होगा। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब more than 50% of all members and 2/3 of those present and voting, यानी कि जितने मेंबर होंगे उस हाउस के उसके 50% से ज्यादा प्लस उनका जितने प्रेजेंट हैं और जितने वोट कर रहे हैं उनका 2/3। एंड नो प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग। मान लीजिए कि अगर लोकसभा एंड राज्यसभा में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बिल को लेके, तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो नहीं दे रखा है, यानी कि सिर्फ हर हाउस को अपना जो बिल है वो सेपरेटली पास करना होगा। हाफ ऑफ द स्टेट नीड्स टू रेटिफाई दैट बिल इन केस इट इंटेंड्स टू अमेंड अ फेडरल प्रोविजंस। अगर आपको किसी फेडरल प्रोविजन को अमेंड करना है तो उस चीज के लिए स्टेट से जो है आपको रेटिफिकेशन की जरूरत होगी, वो भी कितनी स्टेट से? हाफ स्टेट से। यानी कि जैसे अब हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं तो उनमें से सिर्फ 14 स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत होगी। आफ्टर पास जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास जो है भेजा जाएगा और उसको उस बिल पे असेंट देनी होगी, और प्रेसिडेंट जो है वो ना तो उस बिल को अपने पास होल्ड कर सकता है और ना ही बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद वो जो बिल होगा वो एक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कितने टाइप्स की होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो 3 वेज की होती है, 3 तरह की होती है। फर्स्ट इज अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सेकेंड इज अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, third is amendment by special majority of the parliament and ratification of half of the state legislature। सबसे पहली है सिंपल मेजॉरिटी, बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। और ऐसी जो अमेंडमेंट्स होंगी वो आर्टिकल 368 के अंदर कंसिडर नहीं की जाएंगी। और इस अमेंडमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है? फर्स्ट इज, अगर आपको कुछ एडमिशन या फिर एस्टेब्लिश करना है कोई न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, या फिर किसी स्टेट का एरिया ऑल्टर करना है, बाउंड्रीज या फिर नेम को चेंज करना है, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट, अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है या फिर क्रिएट करना है। सेकेंड शेड्यूल में जो प्रोविजंस दे रखे हैं, quorum in parliament, salaries and allowances of the member of parliament. Next is rule of procedure in parliament. Next is privileges of the parliament, its members and its committee, use of English language in the parliament. Next is number of persons judge in the Supreme Court, यानी कितने लोअर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, conferment of more jurisdiction on the Supreme Court, use of official language, सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करी जाएगी, कैसे टर्मिनेट होगी, इलेक्शन ऑफ टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इनको भी इसी मेजॉरिटी के अंदर अमेंड किया जाएगा। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यूनियन टेरिटरी, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल मींस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इनको कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, एंड 6th शेड्यूल मींस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट आता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट में कौन से प्रोविजंस आते हैं? फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंड करना हो या फिर डीपीएसपीस को अमेंड करना हो। स्पेशल मेजॉरिटी मींस मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। कि जितने जो मेंबर है हाउस के उनका 50% और जितने प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनका 2/3। यहाँ पे जो टोटल मेंबरशिप का मतलब है वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है,
चाहे किसी भी हाउस में जो है वो सीट्स वेकेंट हो या फिर जो मेंबर्स है वो एब्सेंट हो, लेकिन जितनी टोटल सीट्स हैं उतनों को ही टोटल मेंबरशिप में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, यानी कि अगर हमें कोई फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसको हम बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट से कर सकते हैं। एंड इस चीज के लिए कोई भी टाइम लिमिट ने नहीं दे रखी कि अगर वो बिल स्टेट को भेजा जाएगा तो स्टेट जो है उसको कितने टाइम में रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा। Once affirmative response of the half of the state is received, the response of the rest of the state does not matter. जिस टाइम तक हाफ स्टेट्स का जो रिस्पॉन्स है उनको मिल जाएगा, उस टाइम के बाद जो है वो उस एक्ट को आगे प्रोसीड किया, उस प्रोविजन को आगे प्रोसीड किया जाएगा। और बेशक उसके बाद जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्स दे चाहे ना दे। और ये जो हाफ ऑफ द स्टेट जो रिस्पॉन्स दे रही हैं वो चाहे 1 साल में दे चाहे 6 मंथ में दे, इस चीज पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं दे रखी है। और कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको इस मेथड से अमेंड किया जाएगा? फर्स्ट इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, प्रेसिडेंट की इलेक्शंस। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, 7th शेड्यूल, स्टेट की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, और आर्टिकल 368 इटसेल्फ। अगर 368 आर्टिकल को भी आपको अमेंड करना है तो आपको उसके लिए भी स्टेट की कंसेंट चाहिए होगी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। क्रिटिसिज्म में पहला पॉइंट क्या आता है? नो स्पेशल बॉडी लाइक इन द यूएसए में अमेंडमेंट प्रोसीजर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन नाम की स्पेशल बॉडी बनाई गई है। तो उन्होंने कहा कि जो ऐसी कोई बॉडी इंडिया में है नहीं बनाई गई है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट है वो पार्लियामेंट अकेला ही उसे अमेंड कर सकता है, यानी कि उस पार्ट के लिए उसको जो है वो स्टेट की कंसेंट की लोड नहीं पड़ती है। जो स्टेट है कैन नॉट इनिशिएट अ बिल, उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट किसी बिल को इनिशिएट नहीं कर सकती एक्सेप्ट अ रेजोल्यूशन फॉर क्रिएटिंग और डिसबैंडिंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट जो है वो सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है क्रिएट या फिर डिसबैंड करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को, लेकिन उसको ये पावर नहीं दी गई है कि वो किसी बिल को इनिशिएट कर सके। और इस चीज के पर भी जो पार्लियामेंट है वो उस एक्शन को अप्रूव कर सकती है, डिसअप्रूव कर सकती है, कि जो रेजोल्यूशन स्टेट ने दिया है वो पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो उसको अप्रूव करे या फिर डिसअप्रूव करे या फिर कोई एक्शन ही ना ले उसके खिलाफ। एंड उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि नो टाइम लिमिट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू रेक्टिफाई एंड रिजेक्ट अमेंडमेंट सबमिटेड टू देम, कि और जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर को कितने टाइम में उस अमेंडमेंट के लिए रिस्पॉन्स देना होगा या फिर उसे रिजेक्ट करना होगा, इस चीज के बारे में भी जो है कोई भी बात नहीं की गई। और ना ही यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन रखा गया है कि अगर अमेंडमेंट के टाइम पे लोकसभा या फिर राज्यसभा में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उस चीज के लिए भी यहाँ पे कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं डाला गया। और उन्होंने और क्या कहा कि जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के काफी ज्यादा सिमिलर है, सिर्फ एक स्पेशल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग डाला गया है इसमें। एंड वाइड स्कोप फॉर टेकिंग मैटर टू द जुडिशरी, उन्होंने कहा कि इस प्रोसीजर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि इस चीज के लिए हमें जुडिशरी में भी जाना पड़ सकता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।